बांकीपुर की जनता की जीत है। बिहार चुनाव को साल भर भी नहीं हुआ, प्रशांत किशोर की जिस जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार 238 में से 236 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे, आज वही पार्टी अपने मुखिया की धमाकेदार जीत के साथ बिहार विधानसभा में पूरे दमखम के साथ दाखिल हो गई है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर पीके की कौन सी रणनीति काम कर गई और बीजेपी से कहां बड़ी चूक हो गई? नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं जब आपके पास हारने के लिए कुछ ना बचा हो तो जीत के लिए सब कुछ झोंक देना कभी कभी आपको कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देता है। पटना की बांकीपुर सीट के चुनावी नतीजे इस बात को जोरदार तरीके से साबित करते हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी शिकस्त दी है। ये सीट बीजेपी के लिए आन बान शान की लड़ाई थी, अपने गढ़ को बचाने का युद्ध था। 1995 से अभी तक यहां पार्टी जीतती रही है, तब इसे पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था। 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर सेना ने इस सीट से लगातार जीत का सिलसिला शुरू किया था। वो 4 बार यहां से विधायक रहे। बीते साल यानी 2025 में नितिन नबीन ने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट छोड़ दी थी। उन्होंने 5वीं बार यहां से जीत दर्ज की थी, यानी ये सीट उनकी पारिवारिक विरासत की निशानी है। 2024 में जब पीके ने जन सुराज पार्टी की बुनियाद रखी और फुल टाइम पॉलिटिक्स का रुख किया तो बिहार में एक तीसरे विकल्प की चर्चा शुरू हो गई। पीके ने भी तय किया कि पैदल यात्राओं के जरिए बिहार के चप्पे चप्पे तक वो पहुंचेंगे। लेकिन जब 2025 में चुनावी नतीजे सामने आए तो पता चला कि जनता की भीड़ को वो वोट में तब्दील कर पाने में नाकाम रहे। बिहार विधानसभा की 243 में 238 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, यानी लगभग पूरे बिहार में जन सुराज पार्टी पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन 238 में से 236 सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बिहार विधानसभा में मुट्ठी भर विधायकों के साथ एंट्री का सपना तक चकनाचूर हो गया। वोट मिले 3.4% और सीट मिली 0। जब राजनीतिक पंडितों ने नतीजों की कुंडली बांचना शुरू किया तो इस बेहद शर्मनाक प्रदर्शन की एक बड़ी वजह प्रशांत किशोर का खुद चुनाव ना लड़ना बताया गया। पहले चर्चा थी कि वो तेजस्वी के सामने राघोपुर सीट से ताल ठोक सकते हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद चुनावी युद्ध से दूरी बनाकर रखी। लेकिन इस बार रणनीतिकार से फुल टाइम पॉलिटिशियन बन चुके पीके ने खुद चुनाव मैदान में जोर आजमाइश का फैसला किया और नतीजे बता रहे हैं कि ये फैसला लेकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन सवाल उठता है कि अगर किसी सीट पर 3 दशक से ज्यादा समय तक एक पार्टी का कब्जा रहा हो तो खाता तक ना खुल पाने वाली महज 2 साल पुरानी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई तो लगाई कैसे? इसके लिए पहले बांकीपुर के जातीय समीकरण को टटोलते हैं। बांकीपुर में कायस्थ वोटरों की संख्या करीब 65,000 मानी जाती है। वहीं ब्राह्मण करीब 35,000, भूमिहार करीब 30,000, यादव 35,000 और वैश्य 45,000 तक माने जाते हैं। चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा ने समर्थन का ऐलान कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ जाति से ही आते हैं। वो पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। 2020 में बिहारी बाबू के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनके बरक्स बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा भी कायस्थ समाज से ही हैं। लेकिन नतीजों को देखकर लगता नहीं कि उन्हें समाज के ज्यादा वोट मिल पाए। राजनीतिक पंडितों की माने तो ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रशांत बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहे। अब समझिए आरजेडी का गणित। आरजेडी से रेखा गुप्ता मैदान में है। नितिन नबीन ने उन्हें पिछले चुनाव में 50,000 वोट से हराया था। आरजेडी का बुनियादी वोट बैंक मुस्लिम यादव माना जाता है। नतीजों के शुरुआती चरण से ही रेखा गुप्ता हर राउंड में पिछड़ती रही। पीके को ऐसे बूथों पर भी ठीक ठाक बढ़त हासिल हुई जो पहले आरजेडी के पारंपरिक बूथ माने जाते थे। साफ है कि एमवाई वोटों को भी जनसुराज अपने बस्ते में भरने में कामयाब रही। इसके अलावा लगता है कि पीके का रणनीतिक अनुभव बीजेपी के युवा उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ गया। नीरज 32 साल के हैं। हालांकि उनके पास पारिवारिक राजनीतिक विरासत की जमा पूंजी है। जमीनी स्तर से मंडल अध्यक्ष तक वो पार्टी के अंदर कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने रोजगार,
शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और बेहतर शासन जैसे मुद्दों को उठाया, वो गेम चेंजर साबित हुआ। पीके ने जनता के बीच जाकर कहा कि दशकों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा होने के बावजूद यहां विकास नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी सभाओं में इस बात को अंडरलाइन किया कि जन सुराज को मौका मिलने पर बांकीपुर के विकास को बाकी 242 सीटों के लिए उदाहरण बनाया जाएगा। एक और फैक्टर जिसकी सबसे बड़ी चर्चा है वो है वोट परसेंटेज। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बांकीपुर में 34.30% वोटिंग हुई, जो पिछली बार की तुलना में करीब 7% कम थी। इस वोटिंग परसेंटेज ने चुनावी पंडितों को चौंका दिया। उम्मीद तो ये थी, जिस तरह बीजेपी और जन सुराज के खेमे ने उपचुनाव में ताकत झोंकी है, उससे दोनों ही खेमों के वोटर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजे तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी के पारंपरिक मतदाताओं की हिस्सेदारी कुछ कम रही। हालांकि 30 जुलाई को बीजेपी ने कम वोटिंग के सवाल पर कहा था कि हमारे असर वाले बूथों पर गिरावट नहीं है, जो भी गिरावट देखी जा रही है वो दूसरे बूथों पर है। आमतौर पर माना जाता है कि कम वोटिंग यानी मौजूदा सत्ता बरकरार रहने वाली है, लेकिन बांकीपुर में ये पुराना चुनावी फार्मूला भी औंधे मुंह गिर गया। इससे ये साफ होता है कि ज्यादातर वोटर जो घरों से बाहर निकले, उन्होंने जन सुराज में भरोसा जताया। एक और बात जो प्रशांत किशोर की जीत को अहम बनाती है वो है राज्य का सत्ता समीकरण। ये पहली बार है जब बिहार की सत्ता पर बीजेपी का मुख्यमंत्री काबिज है। सम्राट चौधरी ने इसी साल अप्रैल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जून में भोजपुर के भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर के मामले में सरकार पर कई सवाल उठे। देखना होगा कि क्या बांकीपुर के नतीजे अगड़ी जातियों की नाराजगी से उपजे हैं। सम्राट के मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव में ये हार पार्टी और उनके लिए मंथन की वजह बनेगी। इन नतीजों के बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पूरी धमक के साथ न सिर्फ बिहार विधानसभा में पहली बार दाखिल होगी, बल्कि आने वाले सालों में खुद को एक विकल्प के तौर पर भी वो पेश करेगी। बीजेपी के लिए ये अपनी रणनीति और परंपरागत वोट बैंक को लेकर सोचने की घड़ी है। वहीं आरजेडी के लिए खुद को लड़ाई में बनाए रखने के लिए जद्दोजहद है। इन नतीजों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।